प्रश्न संख्या 1, हूण राजा तोरमाड़ को किस अवलिकारी राजा ने पराजित किया था? यशोधर्मन, प्रकाशधर्मन, राज्यवर्धन, इसके अलावा है विष्णुवर्धन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रकाशधर्मन। 69th बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अब इसका जो एविडेंस जो मिलता है, जो साक्ष्य जो हमें मिलता है, एक शिलालेख है जिस शिलालेख की खोज 1983 में खोज की गई थी, जिसका नाम है रोवस्थल शिलालेख। रोवस्थल शिलालेख, इसी शिलालेख के अनुसार बताया गया है कि हूण राजा तोरमड़ को मालवा के अवलिकारी राजा प्रकाशधर्मन ने पराजित किया हुआ था। अब ये जो तोरमाड़ जो आप नाम देख पा रहे हैं, यही है हूणों में सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक है। माना जाता है कि हूणों ने गुप्तों के पतन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, खासकर उत्तरवर्ती जो भी गुप्त शासक हुए थे उनको पूरी तरीके से हूणों ने डैमेज किया। आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो तोरमड़ का जो पुत्र होगा मिहिरकुल, इसके नाम से आप लोग बिल्कुल ही परिचित होंगे। मिहिरकुल जो कि देखा जाए तोरमड़ का पुत्र था, और मिहिरकुल को भारत में हूण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप लोग लिंक करने का प्रयास करें कि जैसे कि गुप्तों का पतन होगा तो उत्तर भारत में वर्धन वंश आ जाएगा। वर्धन वंश के अंतर्गत देखेंगे तो हर्षवर्धन आएगा, और इसी हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री जो कि ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा होगी, और देखेंगे तो इसी ह्वेनसांग के द्वारा इस मिहिरकुल के बारे में बताएगा ह्वेनसांग कि एक शासक के रूप में पश्चिमी क्षेत्रों का रिकॉर्ड के रूप में मिहिरकुल का पूरा वर्णन करेगा, और बताएगा कि मिहिरकुल जिसने पड़ोसी क्षेत्रों को पूरी तरीके से जीतना शुरू कर दिया था। तो ये सारा जो वर्णन है यहाँ पे ह्वेनसांग के द्वारा किया जाता है मिहिरकुल के बारे में। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें किसी गांव के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ, सारनाथ का शिलालेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का शिलालेख। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लुम्बिनी का स्तंभ। लुम्बिनी की हम लोग बात करें करंट में तो ये बिल्कुल यह भारत नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है, और यह बुद्ध का जन्म स्थान भी है। बुद्ध के संबंधित देखा जाए 4 जगहों को आपको हमेशा ध्यान में रख कर चलना चाहिए। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा लुम्बिनी, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बोध गया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है यहाँ पे सारनाथ, जहाँ पे बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। और चौथा नंबर है यहाँ पे कुशीनगर, जहाँ पे बुद्ध को महापरिवार निर्माण की प्राप्ति हुई थी। अब यही जो लुम्बिनी जो जगह है यहाँ पे देख पा रहे हैं, अशोक के द्वारा इसकी यात्रा की गई थी 249 बीसी में। 249 बीसी में जब यात्रा की गई थी तो इस यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी गांव से सटे एक गांव का नाम है लगनी गांव। अभी बीपीएससी जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे कि किस माइक्रो लेवल पे जाके प्रश्न बना दे, इसीलिए आपको एक एक चीज में बताने की कोशिश करता हूँ। लगनी गांव का देखा जाए 87.5% भाग, अर्थात कुल उत्पादन का देखा जाए तो 1/8वां हिस्सा किराया के रूप में लिया गया, और शेष को यहाँ पे माफ कर दिया गया। इसी का चर्चा है यहाँ पे, इसी का वर्णन है इस लुम्बिनी के स्तंभ में। निम्नलिखित में से किस शासक ने जलालगढ़ किले का निर्माण कराया था? सैफ खान बरहा, अशोक, अजातशत्रु, शेरशाह सूरी। अब हिस्ट्री के प्रश्नों की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें देखेंगे स्पेशल बिहार के कई सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो इसीलिए एक प्रश्नों को आप लोग देखते चले, स्किप करने की गलती नहीं करें। अब यहाँ पे जो देख पा रहे हैं जलालगढ़ किले का जो निर्माण कराया गया है, बिल्कुल देखेंगे तो चतुर्भुज कार आकार है इसका, रेक्टेंगल इसका पूरा आकृति है, जिसे पूर्णिया के तत्कालीन जो नवाब था सैफ खान बरहा के द्वारा 1722 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। कारण यही था
कि उस समय नेपाली जो आक्रमण था बड़ी तेजी से हो रहा था और उसी नेपाली आक्रमण से बचने के लिए अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए यहाँ पे सैफ खान बरहा के द्वारा इस जलालगढ़ किले का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सैफ खान बरहा। नेक्स्ट, बिहार की इनमें से कौन सी भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है, प्रयोग करती है? मगही है, सांथली है, भोजपुरी है, मैथिली है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिहार की शान शौकत देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैथिली। ध्यान रखिएगा मैथिली भाषा तिरहुत लिपि का उपयोग करती है। और तिरहुत लिपि की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो माना जाता है कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है। तिरहुत का अर्थ होता है नदियों के किनारे भूमि, जैसे कि कई सारी जो नदियाँ हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगी, गंगा से लेके कोसी से लेके, ठीक है, कई सारी नदियाँ वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। मैथिली को यहाँ पे 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में यहाँ पे किया गया था, इसी के द्वारा यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे जो सांथली है, यहाँ पे सांथली को भी 8वीं अनुसूची में यहाँ पे शामिल किया गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के तहत। संथाली भाषा में देखेंगे ओल चिकी लिपि, ये लिपि आपको ध्यान रखना है। जब इस यहाँ पे तिरहुत लिपि पूछ सकता है तो भी पूछ सकता है ओल चिकी लिपि का उपयोग किया जाता है। ओल चिकी देखा जाए पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे सांथली। उसके बाद है यहाँ पे भोजपुरी मुख्य रूप से बिहार के पश्चिमी भाग में बड़ी मात्रा में बोली जाने वाली है। और मगही भी है, जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। देखेंगे इन तीनों ही राज्यों में कुछ इंपोर्टेंट जगहों पे भाषाएं बोली जाती है। यह मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। जब यूरोपीय यात्री टेवर्नियर और बर्नियर पटना आए तब बिहार का सूबेदार कौन हुआ करता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे बीपीएससी के लिए। मान सिंह, दाऊद खान, जन निसार खान, इसके अलावा है मुनीम खान। इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता दूं हो जाएगा यहाँ पे जन निसार खान। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, शायद आपको याद हो, लश्कर खान के नाम से जाना जाता है। जब यह बिहार का राज्यपाल हुआ करता था तो इसी के समय टेवर्नियर और बर्नियर ने पटना का दौरा किया हुआ था। और उस समय यह भी पूछा जा सकता है कि मुगल शासक यहाँ पे कौन था? तो मुगल शासक उस समय हुआ करता था यहाँ पे औरंगजेब। इसे भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। यहाँ पे मैं लिंक करने का प्रयास करता हूँ। देखिए दाऊद खान कुरैशी ने औरंगजेब के शासन के दौरान पलामू के चेरोस को हराया हुआ था। दाऊद खान, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दाऊद खान ने औरंगजेब के शासन के दौरान पलामू के चेरोस को यहाँ पे हराया हुआ था। और इसको सपोर्ट किसने किया हुआ था? दाऊद खान कुरैशी को सपोर्ट किया हुआ था यहाँ पे जन निसार खान ने सपोर्ट किया हुआ था, जिसके वजह से उसको सफलता मिली हुई थी। और जन निसार खान को जो सपोर्ट किया हुआ था, ध्यान रखिएगा, इब्राहिम खान और इब्राहिम खान को जब सपोर्ट किया हुआ था ये हो जाएगा अमीर खान। पूरा लिंक है अमीर खान। मान सिंह की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1587 ईस्वी में, चूंकि स्पेशल बिहार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का सूबेदार बनाया गया था मान सिंह को। निम्नलिखित में से किसने राजधानी के रूप में बिहार शरीफ के साथ एक नए अफगान राज्य की स्थापना की? सुलेमान करारनी, ताज खान करारनी, इसके अलावा दाऊद खान करारनी, इस्लाम शाही। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ताज खान करारनी। देखने का प्रयास कीजिए, जैसे कि शेर शाह के उत्तराधिकारियों के पतन के बाद से दिल्ली में मुगल
शासन की पुनः स्थापना हो चुकी थी। और बिहार भी देखा जाए तो बिहार भी अफगानों के नियंत्रण में था। बिहार अफगानों के नियंत्रण में था और उसी समय एक कह सकते हैं कि शासक आएगा जिस शासक का नाम है ताज खान करारनी। ताज खान करारनी ने बिहार शरीफ की राजधानी के साथ एक नए अफगान वंश की या फिर अफगान राज्य की इसने स्थापना की। अब इसी ताज खान करारनी का जो पुत्र होगा जिसका नाम है सुलेमान करारनी, सब नाम यहाँ पे मेंशन है, सुलेमान करारनी। टाइम पीरियड भी बीपीएससी पूछ सकता है, 1656 से लेके 1672 के आसपास इसका टाइम पीरियड है। ये उसका उत्तराधिकारी हुआ ताज खान करारनी का, जिन्होंने दिल्ली में मुगल शासन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। देख पा रहे 1656 से लेकर 1672 तक है शासक का, आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन मुगल शासक था। सुलेमान करारनी के बेटे दाऊद खान करारनी, अब यहाँ पे देख पा रहे दाऊद खान करारनी ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ विद्रोह किया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दाऊद खान करारनी के बारे में कि अकबर के खिलाफ विद्रोह किसने हुआ था, मतलब किसने किया था, दाऊद खान करारनी ने। कई तरीके से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। 1750 में निम्नलिखित में से किस नवाब के दबाव में ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। मीर कासिम, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना में जो फैक्ट्री की जो स्थापना यहाँ पे की गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1620 में पटना में किया गया था, आलमगंज में। और डचों के द्वारा भी, ध्यान रखिएगा, डचों के द्वारा भी 1632 में पटना में फैक्ट्री की यहाँ पे स्थापना की गई थी। अब यही पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था, कब बंद कर दिया गया था यहाँ पे? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, 1750 में जब नवाब अलीवर्दीन खां था, उसी के दबाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना फैक्ट्री को यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और डचों ने कब किया था स्थापना? 1632 में। आगे चल के देखेंगे यहाँ पे 1774 में डेन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया हुआ था। तो अंग्रेज, डच और उसके बाद डेन, तीनों का नाम पूछा जा सकता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1930, 1931, 1934, 1937। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन, जगह का नाम आपको ध्यान रखना है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हिस्ट्री का जो प्रश्न है यहाँ पे मैं डेली आप लोगों से शेयर भी करता हूँ कि एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, और उसके साथ साथ स्पेशल बिहार के जो हिस्ट्री के जो पोर्शन है उसको भी मैं कंप्लीट कराते हुए चल रहा हूँ। तो एक एक प्रश्न को आप लोग फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, बाकी करने की संभावना है, लेकिन अगर आप स्पेशल बिहार के अंतर्गत इस टाइप के प्रश्न आए तो फिर हो सकता है कि आपको समस्या हो। तो आप लोग कंटिन्यू रूप से एक एक प्रश्न को जरूर देखने का प्रयास करें। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी। इसमें देखेंगे इसकी जो अध्यक्षता जो की गई थी आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, काफ़ी फेमस नाम, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसके जो सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। इस पार्टी का उद्देश्य था एक समाजवादी राज्य के लिए काम करना, जो भी विशेष अधिकार वाले लोग हैं, जैसे कि भूमि हो गया या फिर पूंजीपति जो वर्ग हो गया, उनको माने उनसे कह सकते हैं कि ठीक है, उनके स्वामित्व से पूरी तरीके से यहाँ पे मुक्त करना था। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से
कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित परिवर्तन विरोधी, इसी को बोला जाता है नो चेंजर समूह से संबंधित था। नो चेंजर माने किसी भी प्रकार का चेंज हम नहीं चाहते हैं। श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इसके अलावा है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट उत्तर मैं बता देता हूं आपको, हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझने का प्रयास करें। गांधी से बिल्कुल ये लिंक होगा असहयोग आंदोलन, क्योंकि आपको पता है कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी को लेकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच कई बार टकराव भी हुआ, जबकि कुछ नेता देखेंगे असहयोग आंदोलन को जारी रखना चाहते थे, अन्य विधानमंडल के बहिष्कार को समाप्त करना और चुनाव लड़ना भी चाहते थे। अब यही था कि जो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन को जारी रखना चाहते थे, इसी को यहाँ पे बोला गया। मैंने कह सकते हैं कि जो गांधीवादी प्रक्रिया को मानते थे, परिवर्तन विरोधी, नो चेंज, परिवर्तन विरोधी, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे परिवर्तनवादी कि अगर एक असफल हो गया, एक रास्ते बंद हो गए तो दूसरा रास्ते से हमें चलना चाहिए। अब परिवर्तन विरोधी में आप लोग देखेंगे तो इसमें नाम आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचारी, अर्थात प्योर कह सकते हैं कि ठीक है गांधीवादी नेता के रूप में मौजूद थे। और दूसरे जो विधान परिषद में प्रवेश करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार को अंदर से बाधित करना चाहते थे, उनको यहाँ पे परिवर्तनवादी के रूप में जाना गया। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, सी आर दास, आप लोगों को ध्यान होगा, सी आर दास, एम नेहरू, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर, इनका भी नाम पूछा जा सकता है, श्रीनिवास अयंगर। और हुआ भी देखेंगे दिसंबर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गया वार्षिक सम्मेलन के बाद इस दल का गठन किया गया, अर्थात स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। 1923 में मोतीलाल नेहरू ने सचिव के रूप में कार्य किया और सी आर दास ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्वराज दल की एक शाखा देखा जाए बिहार में 1923 में कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस प्रसिद्ध नेता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सैनिकों का नेतृत्व किया? बख्त खान, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, इसके अलावा हो जाएगा मंगल पांडे। अब यहाँ पे जो नेतृत्व किया है यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार में काफ़ी फेमस नाम कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। जब उन्हें विद्रोह के लिए बुलाया गया, देखिए काफ़ी उम्र हो चुका था, लगभग 80 वर्ष के थे। सोचिए यहाँ पे लगभग 80 वर्ष के थे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक क्या था, नहीं था, फिर भी उन्होंने मोर्चे को संभाला, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा देखा जाए 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ नेताओं को भी हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ किसने प्रतिनिधित्व किया था। जैसे कि नंबर 1 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा बहादुर शाह जफर सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, यही मेन लीडर यहाँ पे हुआ करता था। और इसका जनरल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है बख्त खान, इसका नाम आपको याद रखना है, बख्त खान, बत्तख खान नहीं यहाँ पे, ठीक है, बख्त खान। लखनऊ में भी आप लोग ध्यान रखना है, लखनऊ सिर्फ नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बेगम हजरत महल। इसके अलावा 2 नाम और है, बिरजिस कादिर और हो जाएगा अहमदुल्ला, काफ़ी फेमस नाम है अहमदुल्ला, नाम सुन लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे कानपुर में देखेंगे नाना साहब, तात्या टोपे, राव साहब, अजीमुल्ला खान। झांसी में झांसी की रानी हो जाएगा, बिहार में जैसे कि कुंवर सिंह, अमर सिंह। राजस्थान में आपको ध्यान रखना है नाम, राजस्थान में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नाम है, जयदयाल सिंह
जयदयाल सिंह, और दूसरा है यहाँ पे हरदयाल सिंह, हरदयाल सिंह। फर्रुखाबाद में यहाँ पे तुजलस या फिर तुबजल हसल खान। असम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, असम में पूछा जा सकता है। दो नाम है, कंदपरेश्वर सिंह, कंदपरेश्वर सिंह, और दूसरा है यहाँ पे मनीराम दत्ता बरुआ, मनीराम दत्ता बरुआ। एक शासक है और दूसरे उसके सेनापति है। सेनापति काफ़ी एग्रेसिव मोड में रहता है यहाँ पे। ओडिशा में वैसे ही है, ओडिशा में भी आप लोग जान लीजिए, सुरेंद्र शाही, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा उज्जवल शाही। तो सब नाम आपको ध्यान में रख के चलना है, कोई गारंटी नहीं बीपीएससी का कहाँ से कौन नाम उठा के पूछ ले। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, इसके अलावा है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, ओडिशा में। उदयगिरी और खंडगिरी नामक पहाड़ियाँ भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर के पास प्राचीन भारत के अद्वितीय स्मारक है। इन गुफाओं का उल्लेख देखा जाए, काफी फेमस हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा शिलालेख में किया गया है, और इसी को कुमारी पर्वत के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट, कुमारी पर्वत के रूप में किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण देखा जाए राजा खारवेल के शासनकाल में, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, राजा खारवेल के शासन के दौरान यहाँ पे किया गया था। और माना जाता है कि जैन तपस्वियों के काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने का स्थान भी था, जैसे कि जैन तपस्वियों के निर्माण की यात्रा पर विश्राम स्थल के रूप में किया गया था। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जो इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान रखती है। पूछा जा सकता है उदयगिरी और खंडगिरी में गुफाओं की संख्या किसमें अधिक है? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 18, जो कि उदयगिरी में है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी के लोग पकी ईंटों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करेक्ट है। यह सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पूर्व भारत में फली फूली, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। सिंधी में हड़प्पा का अर्थ है दफन शहर, यह भी करेक्ट है। यहाँ कोई वर्गाकार मोहरें नहीं थी, यही एक गलत हो जाएगा। कौन कथन सही नहीं है? यहाँ कोई वर्गाकार मोहरें नहीं थी, क्योंकि हड़प्पा की मोहर देखा जाए 2x2 यहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर 2x2 वर्ग इंच की एक चौकोर पट्टिका थी, जिसे सेलखरी से बनाया गया था, सेलखरी से बनाया गया था। इसी को यहाँ पे अस्टीटाइट भी बोला जाता है, अस्टीटाइट भी बोला जाता है, इसी से यहाँ पे बनाया गया था। बाकी सब आपको पता है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। मौर्य राजवंश की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से एक मानी जाने वाली दीदारगंज यक्षी को निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे खोजा गया था? ये बार बार देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, पूरी की पूरी संभावना है कि बीपीएससी पूछ लेगा इसे। गंगा है, सोन है, यमुना है, इसके अलावा कोसी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, गंगा। दीदारगंज यक्षी को मौर्य राजवंश की सबसे बेहतरीन मूर्तियों के रूप में, सबसे बेहतरीन मूर्तियों के रूप में जाना जाता है, जो पटना संग्रहालय में स्थित है। सर्च करेंगे आप लोग, ठीक है, दीदारगंज यक्षी, तो डायरेक्ट गूगल इमेज में आपको एक से एक आपको सुंदर फोटो उसका देखने के लिए मिल जाएगा। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये इतना प्रचलित क्यों है। दीदारगंज यक्षी प्रतिमा 18 अक्टूबर 1917 को गंगा नदी के तट पर खोजी गई थी। इसकी लंबाई है यहाँ पे 5 फीट 4 इंच के आसपास है, और लाल बलुआ पत्थर, सॉरी नहीं होगा, ठीक है, लाल बलुआ नहीं होगा, मेरे ख्याल से चुनार बलुआ पत्थर से इसको ये बनाया गया है। दाहिने हाथ में देखेंगे तो कुर्सी पकड़ी हुई है, और बायां हाथ एक यहाँ पे टूटा हुआ है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल के शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार वर्णित कर रहा है? वेट्टी है, कदमई, थारी, इसके अलावा है मनाई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, वेट्टी।
तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख में वेट्टी एक प्रकार का कह सकते हैं कि कर, वेट्टी कर सबसे अधिक बार उल्लिखित किया गया है। वेट्टी कर जो है देखिए जबरन श्रम कर था, अर्थात जबरन इसको यहाँ पे वसूला जाता था आम लोगों से, और आम लोगों को बिना किसी मजदूरी के राजा या उनके गांव के जमींदारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। दूसरा है यहाँ पे कदममय को भी जान लें, ये एक प्रकार का भू राजस्व था जो यहाँ पे किसानों को अपने शासक को देना पड़ता था। ऐसे नाम है देखिए दक्षिण भारत से संबंधित, कई सारे नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर इसको एक बार आप सुन लेंगे तो आसानी से एग्जाम हॉल में एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप फुली कॉन्सेंट्रेट रहें। निम्नलिखित में से किस शासक को भारतीय इतिहास में दूसरा अलेक्जेंडर या भारत का अलेक्जेंडर माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, बाबर, उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। आमतौर पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर हमला किया था। मलिक कफूर आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिण भारत पर हमला किया हुआ था। इसने भू राजस्व संग्रह के बिस्वा प्रणाली की शुरुआत की हुई थी। बिस्वा प्रणाली, इसके अलावा बाजार नियंत्रण हो गया, सैनिक सुधार हो गया, सेना सुधार हो गया, सब इसने बेहतरीन तरीके से लागू करने का प्रयास किया हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी को भी देख लीजिए, खिलजी वंश की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। बलबन, इसके बारे में कहा जाता था, ठीक है, कि बलबन समझ रहे हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि जो दरबार की जो शानो शौकत है उसको इसने मेंटेन करने का प्रयास किया। और फारसी त्योहार नौरोज की इसने शुरुआत की हुई थी। उसके बाद है यहाँ पे बाबर, इसकी आत्मकथा बाबरनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी, दीवान, काजी उल कुजात, सद्र उस सदरो। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, मीर बख्शी। क्योंकि मीर बख्शी के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि सैन्य विभाग, सूचना, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो टाइप का, खुफिया एजेंसियों का ये नेतृत्व करता था। वैसे ही है यहाँ पे देख पा रहे दीवान, जैसे कि आय और व्यय का लेखा जोखा, इसके अलावा खालसा और जागीर पर जो नियंत्रण था इस दीवान का हुआ करता था। काजी उल कुजात, इसका संबंध है यहाँ पे न्यायिक विभाग का प्रमुख, और सद्र उस सदरों का संबंध है यहाँ पे धार्मिक बंदोबस्ती के प्रभारी, धर्म से संबंधित। विजयनगर के राजा जिन्होंने तुर्की कबीले के कुशल तीरंदाजों को काम पर रखा था और अपने धनुर्धारियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था, कौन थे? बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, राम राय। यहाँ पे अगर आप कृष्णदेवराय लगाते हैं तो बिल्कुल गलत लगाते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देवराय प्रथम। विजयनगर के राजा जिन्होंने तुर्की कबीले के कुशल तीरंदाजों को काम पर रखा था और अपने धनुर्धारियों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था, और कोई नहीं है बल्कि देवराय प्रथम। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सिंचाई कार्य था, जहां तुंगभद्रा नदी को पार करके एक बांध बनाया गया था, जिसमें ठीक है नहरें शहर की ओर जाती थी। और निकोलो डे कोंटी काफी इंपोर्टेंट है, निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था। इसके अलावा देखा जाए बुक्का प्रथम, इसने विद्यानगर शहर को मजबूत किया और इसी का नाम बदलकर यहाँ पे विजयनगर कर दिया गया। इनके गुरु भी थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा, विद्याधर करके, जिन्होंने कह सकते हैं कि हिंदू साम्राज्य को स्टेबलाइज करने में, ठीक है, इनको मोटिवेट किया। कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग
के रूप में माना जाता है। कृष्ण देव राय, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तर भारत में है यहाँ पे गुप्तों का स्वर्ण युग, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण देव राय के समय। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में रची गई थी? तुर्की, अरबी, फारसी, इसके अलावा है उर्दू। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और इसका नाम यहाँ पे रखा गया बाबरनामा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर 1, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, बहुत मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे, तुजू के बाबरी, इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में और इसको ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खाने खाना बाबरनामा, इसको इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम बदल के क्या रख दिया? बाबरनामा। बाबर ने वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1773 के विनिमय अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1 है यहाँ पे, इसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। अगर आपको कमेंट करने की इच्छा है तो बता सकते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन था। इसमें भारत में केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पे नींव रखी थी। बिल्कुल सही है। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को भी यहाँ पे मान्यता दी। इसने बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे नामित भी किया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे देखा जाए पहला गवर्नर जनरल बन के आएगा। इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने की यहाँ पे अनुमति दे दी। देखा जाए डी जो है, देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858, 1909, 1919, 1935। प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछ रहा है, सिंपल सा है कि राज्य सचिव का पद कब या फिर किस अधिनियम के तहत यहाँ पे लाया गया था। तो आपको पता है 1857 की क्रांति के बाद से जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, उसी के तहत जो भी यहाँ पे COD हो गया, BOD था, यहाँ पे सब यहाँ पे इसको हटा दिया गया और उसकी जगह यहाँ पे लाया गया राज्य सचिव का पद। राज्य सचिव का पद यहाँ पे लाया गया था और इस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और लॉर्ड स्टैनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला राज्य सचिव। कई जगह भारत सचिव भी देखने के लिए मिलेगा, दोनों एक ही हैं, राज्य सचिव या फिर भारत सचिव। किसको बनाया गया? स्टैनली को। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के खिलाफ बहिष्कार प्रस्ताव पारित करना, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि INC का लक्ष्य स्वराज था। अब यहाँ पे क्रम में बताना है आपको। तो देखा जाए सबसे पहले क्या हुआ था, देखिए भारत के तत्कालीन जो वायसराय था करजन के द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया था 19 जुलाई, मैं डेट भी मेंशन करते चल रहा हूँ, 19 जुलाई 1905 को घोषित किया गया कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को बड़े पैमाने पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो देखा जाए तो थर्ड नंबर ही हो जाएगा, पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन होगा। अब बीच में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया कि INC का लक्ष्य क्या है, स्वराज है।
तो चौथा नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे 1907 में सूरत विभाजन, नरम दल और गरम दल का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3142, 3142। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देख पा रहे अभिनव भारत, कूका आंदोलन, चटगांव शस्त्रागार छापा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नंबर 1 है यहाँ पे अभिनव भारत, वीडी सावरकर, बिल्कुल करेक्ट है। अभिनव भारत सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित एक गुप्त सोसाइटी थी। ध्यान रखिएगा, गुप्त सोसाइटी थी। कूका आंदोलन है यहाँ पे गुरुराम सिंह, 1845 में पश्चिम पंजाब में भगत जवाहर मल ने की हुई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भगत जवाहर मल ने यहाँ पे की हुई थी। कूका आंदोलन यहाँ पे दिया हुआ है गुरुराम सिंह। गुरुराम सिंह कोई और नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुरुराम सिंह देखा जाए तो भगत जवाहर मल के अनुयायी आप कह सकते हैं, अनुयायी। तो इनका भी संबंध यहाँ पे हो जाएगा गुरुराम सिंह का कूका आंदोलन से, बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद है यहाँ पे चटगांव शस्त्रागार छापा। कल्पना दत्ता बहुत फेमस नाम है, चटगांव शस्त्रागार छापे की महिला नेता थी। तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी होना चाहिए यहाँ पे, एक एक शिफ्ट कर लीजिए, ए बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन के बहिष्कार का गलत कारण है? कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, चेयरमैन ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य थे, कोई वित्तीय विचलन प्रस्तावित यहाँ पे नहीं किया गया था। अब प्रश्न को पढ़िए कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का गलत कारण है। नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई सार्वभौमिक प्रस्तावित मताधिकार नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे, बिल्कुल सही, ये भी सही है। चेयरमैन कह रहा है कि ब्रिटिश लिबरल पार्टी के सदस्य थे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यही हो जाएगा, गलत कारण है सी। देख लेते हैं हम लोग 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन के नाम से 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया हुआ था। आयोग को यह तय करने का उद्देश्य था कि भारत आगे के संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है कि नहीं है। अब इसी में देखेंगे साइमन कमीशन की कुछ सीमाएं थी, जैसे कि आयोग में कोई सदस्य देखा जाए भारतीय नहीं था, गवर्नर जनरल की स्थिति अप्रभावित रही थी, कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं था, कोई वित्तीय विचलन प्रस्तावित नहीं किया गया था, अलग मतदाताओं को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। कांग्रेस ने 1927 में अपने मद्रास सत्र, बहुत ध्यान रखेगा, मद्रास सत्र में आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया। जिन्ना ने भी कलकत्ता में आयोग का बहिष्कार किया। और फिर देखेंगे साइमन गो बैक के नारे और बैनर लगाए गए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघीय न्यायालय की स्थापना, बर्मा का पृथक्करण, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में देखा जाए तो जैसे कि प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत, भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत की गई, अधिनियम की व्याख्या करने और संघीय मामलों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना यहाँ पे किया गया। ब्रिटिश भारत क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बर्मा को, इसी अधिनियम के तहत बर्मा को, ठीक है, भारत से यहाँ पे सेपरेट किया गया, अलग किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं था? इसने युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का आह्वान किया, बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की सिफारिश की जिसमें गोरों से अधिक भारतीय भी शामिल थे, ये भी सही है।
कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव की मंजूरी यहाँ पे नहीं दी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को मंजूर नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो यहाँ भी कह दिया गया कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है एकदम मुर्दे की तरह है, एकदम मुर्दे की तरह है, बेजान है। वैसे ही मुस्लिम लीग के द्वारा भी कहा गया कि वह भारत के बंटवारे से कम से संतुष्ट नहीं होगी, कम से कम भारत का बंटवारा होना चाहिए। वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर 1940 की घोषणा की। बिल्कुल ये करेक्ट है देखा जाए, ठीक है। भले ही इसका दोनों विरोध किया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों ने विरोध किया। 1939 में देखेंगे जब हिटलर के द्वारा जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किया गया तो यहाँ पे भारतीय सरकार की अनुमति बिना, माने यहाँ पे जो भी प्रांतों में सरकार थी या फिर केंद्र में जो भी यहाँ पे सपोर्टिंग सरकार के रूप में कांग्रेस मौजूद थी, उसकी अनुमति के बिना भारत को यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया गया। अब इसीलिए यहाँ पे देखेंगे मंत्रिमंडल से पूरा का पूरा भारतीय सदस्यों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। फिर मनाने का दौर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, वेबेल योजना, ठीक है, सब यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू रूप से ये सब आते रहेंगे भारतीयों को मनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे ऋण दिया हुआ है रॉयल इंडियन नेवी? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का हिस्सा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय सेना, HMIS तलवार है। नौसैनिक रेटिंग द्वारा भूख हड़ताल, लॉर्ड इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। इसमें देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए लॉर्ड इरविन, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 4, 1 और 4। 18 फरवरी 1946 को गैर कमीशन अपराधियों और नाविकों के एक वर्ग ने रॉयल इंडियन नेवी में सेवारत ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। भारतीय नाविक सैनिकों की स्थिति और सामने आने वाली कठिनाइयों के विरोध में बॉम्बे के रॉयल इंडियन नेवी सिग्नल स्कूल तथा इसमें है HMIS तलवार की इंडियन रेटिंग नाविकों ने भूख हड़ताल की यहाँ पे शुरू कर दी थी। कुल मिला के देखा जाए करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केसरी का यहाँ पे तिलक है, बिल्कुल करेक्ट है। केसरी का तिलक अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों की ओर देखा जाए बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किया, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में हो जाएगा केसरी। तो नंबर 1 है यहाँ पे मराठा, इंग्लिश में यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इंग्लिश में, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा मराठी। बहुत माइनर अंतर है, मराठी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मैंने मराठी में हो जाएगा यहाँ पे केसरी, उल्टा हो गया, ठीक है, केसरी मराठी में। स्वराज पत्रिका है यहाँ पे शिशिर कुमार घोष, स्वराज पत्रिका, जबकि ये गलत हो जाएगा, बी ही यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। स्वराज पत्रिका देखा जाए हरि सर्वोत्तम, नाम इनका ध्यान रखिएगा, हरि सर्वोत्तम या गढ़िचेरला बोला जाता है, गढ़िचेरला। आंध्र तिलक के रूप में भी इनको जाना जाता है, वे वंदे मातरम आंदोलन के नेता थे। अमृत बाजार पत्रिका, गढ़िचेरला हरिशोत्तम राव। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका देखा जाए तो इसमें 2 भाई है, शिशिर कुमार घोष और यहाँ पे हो जाएगा मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष, ठीक है। दोनों का नाम आपको ध्यान में रख के चलना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सी भी गलत है। डी है यहाँ पे विवेक वर्धनी, कुदुंकरी यहाँ पे वीरसलिंगम, कुदुंकरी वेलसलिंगम, तेलुगु के पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ पे देखिए बी जो है मेरे ख्याल से स्वराज जो पत्रिका है, ए जो मैंने नाम लिया हरिसर्वोत्तम या गढ़िचेरला का नाम लिया, ठीक है, इनके द्वारा जो किया गया था आंध्र केसरी, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वराज जो पत्रिका था यहाँ पे खासा सुब्बा राव के द्वारा, खासा
सुब्बा राव के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ऐसे देखा जाए दोनों ही गलत ही हैं यहाँ पे, बी और सी। और विवेक वर्धनी है यहाँ पे कुंदकुरी वीरेशलिंगम के द्वारा। ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि इनको यहाँ पे देखा जाए तो तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का झलक भी माना जाता है। तो बी और सी यहाँ पे देखिए दोनों ही गलत है। अमृत बाजार पत्रिका, इसमें दोनों भाइयों के द्वारा यहाँ पे किया गया था, जिनका नाम है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। और स्वराज पत्रिका हो जाएगा यहाँ पे खासा सुब्बाराव। और हरिश्वरोत्तम या फिर जिनको गढ़चिरला वो भी बोला जाता है, इनके द्वारा आंध्र केसरी की स्थापना किया गया था। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक इसे जरूर कर लीजिएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, ध्यान रखिएगा पूछ क्या रहा है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ पे कौन थे? इरविन है, डलहौजी है, कर्जन है, इसके अलावा है लिनलिथगो। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, लिनलिथगो के द्वारा। चूंकि इसका टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 1936 से लेके 1943 के बीच, 1936 से लेके 1943 के बीच 7 वर्षों का कार्यकाल है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर जनरल कहिए या फिर वायसराय कहिए। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नर जनरल पूछे तो इससे भी जो लंबा टाइम पीरियड था यहाँ पे वारेन हेस्टिंग का था, 1772 से लेके 1785 के बीच। टाइम देखा जाए लगभग 13 वर्षों का टाइम पीरियड है वारेन हेस्टिंग्स का। तो बंगाल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला जो गवर्नर जनरल है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, कराची अधिवेशन 1931। आईएनसी का, कांग्रेस का कराची जो सत्र है मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच दिल्ली समझौते का मतलब कह सकते हैं कि समर्थन किया हुआ था। आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। प्रस्ताव देखा जाए लंबा चौड़ा था, लगभग 3 पेज लंबा था और अधिकतर देखा जाए अर्ध कानूनी भाषा में लिखा गया था। इसने कांग्रेस पार्टी के पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता को यहाँ पे दोहराया हुआ था और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले जो भी मौलिक अधिकार के अलावा संकल्प ने पहली बार, मैंने बताया था आपको कि पहली बार सामाजिक आर्थिक सिद्धांत अधिकारों की एक सूची सामने रखी जिनका भारतीय राज्य को पालन करना था। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षा, बाल श्रम को समाप्त करना, मुक्त प्राथमिक शिक्षा और कृषि श्रमिकों के लिए सुरक्षा शामिल है। अभी जो भी प्रावधान मैं आपको बता दे रहा हूँ वहीं से प्रश्न बनने की भी संभावना होती है। यह प्रस्ताव जो इस प्रकार से मेंशन किया गया है देखेंगे बिल्कुल ही गांधीवादी प्रभाव वाला प्रतीत होता है। नशीले पेय और नशीले दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस सत्र में ही गांधी जी के द्वारा बोला गया था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ब्लैक होल त्रासदी, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का विलय, श्रीलंका के प्रति भारत की मानवीय सहायता। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी, स्वतंत्रता के प्रति या फिर स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे देखा जाए हैदराबाद का विलय। ऑपरेशन पोलो भारत के नए स्वतंत्र गणराज्य द्वारा यहाँ पे सितंबर 1948 में हैदराबाद रियासत के खिलाफ पूरी मैंने कह सकते हैं पुलिस कार्रवाई का मतलब जो संबंध था, चूँकि भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद में मार्च किया गया और हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड आप लोग समझने का प्रयास कीजिए ऑपरेशन पोलो का। चूँकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ अगर देखा जाए तो सहायक गठबंधनों की नीति को इसने पीछे छोड़ दिया था और रियासतों को अपना
भविष्य तय करने के लिए 3 विकल्प दिया हुआ था, जैसे कि कोई चाहे तो भारत में शामिल हो, या फिर पाकिस्तान में, इंडिया या फिर पाकिस्तान में, या फिर तीसरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र यहाँ पे रह सकता है। 1948 तक आपको यही ध्यान रखना है, 1948 तक अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हो गया था, लेकिन हैदराबाद राज्य ने ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत में शामिल होने का विकल्प चुना हुआ था। अब हैदराबाद पर देखा जाए उस समय निज़ाम, जैसे कि मीर सन उस्माल और अली खान, काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे आसफ जा यहाँ पे हो जाएगा सेवंत, ध्यान रखिएगा, आसफ जा सेवंत का ये शासन हुआ करता था। वहाँ पे देखेंगे बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी भी यहाँ पे मौजूद थी, जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती की गई अनियमित सेना के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे हिंदू लोग, उन्हीं को यहाँ पे राजाकार बोला गया था। ठीक है, अब यही देखेंगे तो हैदराबाद के भीतर कई सारी घटनाएं, जैसे कि तेलंगाना विद्रोह हो गया, उग्रवादी जो भी राजाकार जो लोग थे, इन लोगों के द्वारा विरोध किया गया और फिर भारत सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला लिया और फिर आपको पता है सरदार पटेल के नेतृत्व में, ठीक है, हैदराबाद पर सैन्य अभियान के माध्यम से कंट्रोल कर लिया गया।